नब्बे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज फर्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट लेसन आता है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। आज हम लोग कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र में जो फर्स्ट हेडिंग है हमारा, अर्थात टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर वहाँ से बात की जाए जैसे आवेश, तो आवेश क्या होता है। वैसे हमें इसकी हिस्ट्री से कोई कार्य नहीं है, फिर भी आपको यूँ बता देते हैं कि आज से 600 ईसा पूर्व में ये कहा जाता है कि थिल्स नामक एक वैज्ञानिक, यूनानी वैज्ञानिक था, जिन्होंने देखा था कि अंबर को अगर ऊन से रगड़ा जाए तो ये बहुत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, बहुत समय तक इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे सन 1600 में, डॉक्टर गिलवर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि अंबर ही नहीं, इसके अलावा कांच है, गंधक है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें भी ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो ये एक वैद्युत आवेश की चर्चा हम लोग करेंगे। तो वो होता क्या है वैद्युत आवेश, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, वैद्युत आवेश बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है बेटा इसकी, हम लोग सिंपल से समझ लेंगे क्या होता है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि वैद्युत आवेश क्या है, जिसकी वजह से हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा, छोटे होने किया होगा कि बालों में पेन रगड़ने से आकर्षित करते थे ना। समझ लीजिए आज जब हम 12th की क्लास में हैं तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए मेन हो गई हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी सिंपल सी बेटा परिभाषा है कि एक ऐसा कारण जिसके कारण वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उसे बेटा हम क्या कहेंगे, वैद्युत। क्या है कि एक ऐसा कारण जिसके कारण वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्या कहलाएगा बच्चों, वैद्युत आवेश कहलाता है। आप लोगों को बस इतनी सी परिभाषा याद रखनी है बेटा, कितनी सी, कि जिसके कारण वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। अब बेटा इसी में एक और चर्चा करते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो अगर बात की जाए, इसके 2 प्रकार बताए हैं अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने। 2 प्रकार हैं आवेश, 2 प्रकार बेटा। एक है धनावेश और दूसरा बेटा है ऋण आवेश। अब सबसे बड़ी चर्चा ये होती है, हम लोग ये डिस्कस कैसे करें कि कौन सा धनावेश है, कौन सा ऋण आवेश है। इसके विषय में भी चर्चा है। 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेटा फ्रैंकलिन ने ये इनके नामकरण किए थे, धनावेश और ऋण आवेश में। इसमें क्या होता है, जैसे कांच को जब बिल्ली की खाल से या अंबर को ऊन से रगड़ने पर कुछ में ऐसा हुआ है कि उनको पास ले जाने पर अट्रैक्शन आया है। जैसे एक ही पदार्थ के अणुओं को पास ले जाएंगे तो वो चिपकते नहीं, मतलब आकर्षित नहीं करेंगे बेटा, वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है। और जब विजातियों को पास ले जा रहे हैं तो क्या करने लगेंगे, आकर्षण। फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, डेफिनेशन भी लिखा देते हैं कि सजातीय आवेश, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि सजातीय आवेश एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ है वो समझिए बेटा। क्या होगा कि अगर दो प्लस प्लस हैं तो ये आकर्षण नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, मतलब अलग होंगे। माइनस माइनस हैं दोनों तो भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तब तो बेटा ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। एक माइनस है एक प्लस है तब भी क्या करेंगे, आकर्षण का गुण करेंगे। तो बेटा ये एक टॉपिक हम लोगों ने जाना। अच्छा, इसमें कुछ मान और होते हैं बेटा, वैल्यूज़ होते हैं, वो हम बता रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बेटा, ये भी काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा हम लोगों के लिए। ऐसे समझ के चलो आप, फिजिक्स की पूरी में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश की चर्चा करेंगे, जानेंगे इस पर। इलेक्ट्रॉन पर बेटा आवेश होता है माइनस वैल्यू बेटा होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के अनुसार बेटा प्रोटॉन पर कितना होता है वह चर्चा कर लेते हैं। प्रोटॉन पर बेटा होता है धनावेश, और ये हो गया आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, धनावेश और ऋणावेश पर एक चीज़ और आप लोगों को डिस्कस कर लें बेटा। एक बात याद रखना, धनावेश है तो उस पर सदैव ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, यहाँ पे इसकी अगर परिभाषा की बात करोगे तो हम लोग बेटा ये समझेंगे कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, किसी तत्व में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तब तो बेटा वो धनावेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वहाँ पर बच्चों ऋण आवेश होगा। इस पॉइंट को समझ लीजिए, क्योंकि जब नेचर पूछा जाएगा तब इस पॉइंट को हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बच्चों ऋणावेश दर्शाता है। अच्छा, एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं इसमें कि अल्फा कण पर आवेश। तो बच्चों अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्लस का 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पे आवेश का मात्रा आपको नहीं बताया, अभी बताएंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं बेटा। देखिए इतनी आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसके मात्रक की चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए अच्छा, इसके कुछ यूनिट्स होते हैं जो हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। उन यूनिट्स पे हम लोग बेटा चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो एक कूलाम बराबर होता है, देखो ध्यान से बेटा, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। एक और वैल्यू बेटा होती है इसकी, एक कूलाम बराबर हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एक कूलाम बराबर 10⁻⁻1 EMU, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। यहाँ से बेटा अगर आप जैसे निकालना चाहें ये वाली कंडीशन से कि नहीं हम लोग एक EUSU को पता करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक ESU बराबर बच्चों आ जाएगा कितना, 1/3 × 10⁻⁹, सही है। या एक EMU बराबर निकालना चाहें, एक EMU बराबर बेटा निकालना चाहें तो कितना आएगा, 1/10⁻⁻1 या 10 कूलाम के बराबर, ठीक है। आवेश का SI जो पद्धति में मात्रक है, हम लोग अभी एक बार डिस्कस करेंगे कि IQ बराबर हम लोग देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको SI यूनिट क्या होता है। इसमें अगर देखा जाए जैसे हम I = Q/T का एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने क्लास
9th में पढ़ा होगा। इसके आधार पर जब निकालोगे आवेश का मात्रक यूनिट आप, तो आई धारा है हमारी तो उसका हो गया एम्पियर, और टी समय है तो सेकेंड। तो हमारा एक मात्रक क्या बना आवेश का, एम्पियर डेज सेकेंड, और दूसरा एक और बन जाएगा आपका कूलाम। ठीक है बेटा, ये हमारी यूनिट्स रही आवेश की। अच्छा, कुछ वैल्यू और लिख लेते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलाम बराबर बेटा हम लोग जानते हैं 10⁻⁻6 कूलाम होता है। 1 पिको कूलाम बराबर हमारा 10⁻12 कूलाम के होता है ना। 1 नैनो कूलाम आपका हो जाएगा 10⁻9 कूलाम के होता है। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे तो बहुत सारी वैल्यू को आएगा। अब बच्चों हम लोग एक नई परिभाषा की ओर चलेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, तो बेटा आवेश का संरक्षण जिस प्रकार से हम लोगों ने बेटा बात की थी ऊर्जा के संरक्षण की, हम लोग जानते हैं उसी प्रकार से बेटा आवेश का संरक्षण होता है। तो हमें लग रहा है मेरे अधिकांश स्टूडेंट समझ रहे होंगे आवेश का संरक्षण मतलब संरक्षित करना। तो स्पष्ट है बेटा, आप सही जा रहे हैं। आवेश को भी हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बेटा नष्ट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग बेटा एक रूप से दूसरे कर सकते हैं। बस इसकी इतनी सी परिभाषा, इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप याद कर लीजिए। आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बेटा नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब इसी श्रृंखला में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बेटा। ध्यान से समझिए, कूलाम का नियम विशेष इम्पोर्टेंट होता है, अर्थात हम मान सकते हैं ये परिभाषा हम लोगों से पूछी जाएगी। कूलाम का नियम वेरी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। तो इसको आप समझिए, देखिए एक बार में कैसे याद कर लेंगे कूलाम का नियम, जरा देखो ध्यान से। कूलाम का नियम वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखो बच्चों, कूलाम का नियम क्या होता है। थ्योरी दी है बेटा अपनी, उनकी थ्योरी का अर्थ ये है इनका नियमानुसार कि अगर दो स्थिर मान लो एक आवेश यहाँ रखा है और आप लोग देख रहे होंगे ना तो इस पे प्लस है, ना तो इस पे प्लस है, ना तो इस पे माइनस है, ना तो इस पे माइनस है। बस ये कुछ दूरी पर रखे गए हैं। मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु, इसके बाद ये रेंज हमारी बेटा हो गई आर। कूलाम की थ्योरी बेटा ये थी, उन्होंने ये कहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है हम लोगों को कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब कंफर्म बेटा हमने अभी आपको बताया की बात तब पता चलेगी जब एक तरफ धन एक तरफ ऋण हो, या दोनों तरफ धन दोनों तरफ ऋण हो, तब हम इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पर आकर्षण है और कहाँ पर प्रतिकर्षण है। तो बच्चों यहाँ पर ये बात कंफ्यूज रहेगी अभी, तो इसलिए हम दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है कूलाम के नियमानुसार में कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये थ्योरी कंसेप्ट है कूलाम के नियम का। इसी थ्योरी पर हम लोग इस डेरिवेशन को हल करने वाले हैं। तो समझो बेटा, परिभाषा के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, परिभाषा एक बार पुनः समझा दें, याद हो गई होगी, मुझे तो उम्मीद है याद हो गई। क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बेटा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए देखें। माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश कौन कौन है बेटा, Q1 है और एक Q2 है।
Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच बच्चों दूरी कितनी है? स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है कि जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब अब आप सब समझ रहे होंगे क्या होगा। अब हमने आवेश भी लिख लिया बच्चों, दूरी भी लिख लिया है। क्या कहा था? इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बेटा F क्या हो जाएगा? Q1 Q2। भैया यही लिखा था ना हम लोगों ने कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। बेटा हो गया ना अनुक्रमानुपाती। अच्छा, इनके बीच की दूरी के कैसा था बेटा? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब समीकरण नंबर 2। याद होना है बेटा, यहीं पे एक बार देखेंगे कंप्लीट होगा। अब बच्चों क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाएंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो बच्चों देखो हम लोग क्या करेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। भैया ऐसा हो जाएगा ना बेटा? चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा देते हैं, गायब। भैया इतना ही काम था इसका, तो यहाँ हटाने पर क्या करना है? एक कांस्टेंट ले आए क्या? K। तो F बराबर आया K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। वस्तुतः मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कह देंगे कि सर हो गया डेरिवेशन कंप्लीट, लिख दो इसका मात्रक। हो जो है एक नियतांक है और जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे। लेकिन बच्चों थोड़ा डेरिवेशन आगे है। प्रैक्टिकली जब हम लोग लैब तो बहुत से आंकिक मानों को निकालते हैं ना, ये कांस्टेंट वैल्यू के तो वैल्यू हम लोग वहीं पे सब बच्चों को याद हो विमीय विश्लेषण क्लास 11th में, और वहाँ पे एक होता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मात्रकों को बदलना। तो बच्चों वहाँ से हम लोग किया करते थे कि प्रयोगों के आधार पर ऐसे वैल्यू, तो उसी प्रकार प्रयोगों के आधार पर प्रैक्टिकली तौर पर बेटा इसका मान होगा, प्रयोगों के आधार पर बच्चों K बराबर हमारा कितना होगा? 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा। चलिए भाई अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर गए डेरिवेशन, लेकिन थोड़ा और असमंजस थोड़ा रह गया है। वो क्या है वो समझिए। आपका निर्वात अथवा वायु में, ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी थ्योरी को क्लियर करेगा। निर्वात अथवा वायु में बेटा K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन को सही से समझिएगा, ये लिखा गया एप्सिलॉन 0। इसे बोलते क्या है समझ लीजिए, ये निर्वात की वैद्युशीलता है, लिख दे रहे हैं। क्या है ये? निर्वात या वायु दोनों की ही बोल सकते हो, निर्वात की वैद्युशीलता। और हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, इसकी विमा और मात्रक को भी निकालेंगे। निर्वात की वैद्युशीलता रखो मान, तो बेटा रखेंगे यहाँ K की जगह क्या रख दें? 1/f। ठीक है बेटा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हमारा क्या है? कूलाम का नियम है। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया बेटा कूलाम का नियम क्या है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के कैसा है बेटा? अनुक्रमानुपाती। कैसा हो गया? अनुक्रमानुपाती। और उनके बीच के दूरी के बेटा व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को इकट्ठा किया, हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया, है ना बेटा? अच्छा, प्रैक्टिकली तौर पे हमें ये वैल्यू पता है, और निर्वात अथवा वायु में क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बच्चों आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और आप सभी लोग फिजिक्स के सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे कि अब अगली क्लास आपको फिर से मिले, हम लोग एक अच्छे से फिजिक्स को कवर कर सकें। क्लास 12th का पूरा कोर्स देने का बिल्कुल मेरा बेटा प्रयास रहेगा, ठीक है बेटा? चलिए।